Good morning, friends. Welcome to SKG Commerce Classes. I hope all of you are doing well. आज की हमारी क्लास का टॉपिक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस एंड इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम की, जिसे सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। किसी प्रीवियस ईयर में एक पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी उस पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पर और उस इनकम के एक्रूअल और रिसीट के प्लेस और टाइम पर डिपेंड करती है। इसे हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे, जिसे हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई इनकम प्रीवियस ईयर में या तो इंडिया में रिसीव होती है या इंडिया में रिसीव की गई मानी जाती है, और वो इनकम अक्रू और अराइज चाहे इंडिया में हुई हो चाहे इंडिया के बाहर हुई हो, तो वो OR, NOR एंड NR तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव या इंडिया में रिसीव की गई मानी जाती है प्रीवियस ईयर में, तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। अर्न चाहे इंडिया के बाहर की गई हो चाहे इंडिया के अंदर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर कोई इनकम इंडिया में अर्न की गई है या इंडिया में अर्न की गई मानी गई है प्रीवियस ईयर में, तो वो भी तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, रिसीव चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर कोई इनकम इंडिया के बाहर ही अर्न की गई है और इंडिया के बाहर ही रिसीव की गई है प्रीवियस ईयर में, लेकिन बिजनेस का जो कंट्रोल है या प्रोफेशन है जो वो सेटअप इंडिया में है, तो वो OR और NOR के लिए टैक्सेबल होगी, बट NR के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इनकम जो अक्रू भी इंडिया के बाहर हुई है, रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई है, और जो बिज़नेस का कंट्रोल है वो भी इंडिया के बाहर है, तो वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। NOR और NR के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो 1 to 4 तक के पॉइंट का कंक्लूज़न ये है कि एक रेजिडेंट के लिए वो हर इनकम टैक्सेबल होगी जो उसने प्रीवियस ईयर में अर्न की है, चाहे वो इंडियन इनकम है चाहे वो फॉरेन इनकम है। ठीक है, और एक NR के लिए सिर्फ वो इनकम टैक्सेबल होगी जो उसने या तो इंडिया में अर्न और रिसीव की है, बाकी इनकम उसके लिए कोई भी टैक्सेबल नहीं होगी। और NOR के लिए वो इनकम टैक्सेबल होगी जो उसने इंडिया में अर्न की है या इंडिया में रिसीव की है, इंडिया में डीम टू भी अर्न है या इंडिया में डीम टू भी रिसीव्ड है, और अगर बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है तो भी वो इनकम NOR के लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर कोई इनकम किसी प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग किसी ईयर में इंडिया के बाहर अक्रू या अराइज या रिसीव हुई है और प्रीवियस ईयर में उसे इंडिया में लाया गया है, तो वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी, ना रेजिडेंट के लिए, ना NOR के लिए, ना NR के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, चलिए एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। ये वो इनकम है जो एसएससी के कंट्रोल में पहली बार आती है। जब कोई इनकम फर्स्ट टाइम किसी को मिलती है तो उसे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया कहा जाता है। मान लीजिए मुझे कोई इनकम मिली और उसके बाद मैंने वो इनकम किसी दूसरे पर्सन को या किसी दूसरे प्लेस पर रेमिट कर दी या ट्रांसफ़र कर दी, तो वो उस पर्सन के लिए रिसीव्ड नहीं मानी जाएगी, वो मेरे लिए रिसीव्ड है फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, जिसे सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। ये वो इनकम है जो एक्चुअली में तो इंडिया में रिसीव नहीं हुई है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रिसीव्ड इन इंडिया कंसीडर किया जाता है, और इसे हमने डिटेल में अगली स्लाइड में भी पढ़ा है। इनकम अक्रू और अराइज, ये वो इनकम है जिसे रिसीव करने का राइट एसएससी को मिल जाता है। मान लीजिए मैं कहीं पर जॉब करती हूँ और जो मेरी डे टू डे की सैलरी है वो अक्रू हो जाती है, क्योंकि मुझे उसे रिसीव करने का राइट मिल जाता है और मंथ एंड पर वो ड्यू हो जाती है। अगर हमने कोई भी इनकम एक्रूअल बेसिस पर टैक्सेबल कर दी है तो उसे फिर रिसीव बेसिस पर दोबारा से टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अदरवाइज इट विल अमाउंट टू डबल टैक्सेशन। इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, जिसे सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है और इसे हमने डिटेल में अगली आने वाली क्लास में कवर किया है।
ये वो इनकम है जो एक्चुअल में तो इंडिया में ना तो अक्रू हुई है और ना अराइज हुई है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अक्रू और अराइज इन इंडिया कंसीडर किया गया है। एक पॉइंट हमने एनआरई से रिलेटेड कवर किया है, जिसमें मान लीजिए एक एनआरई सी फेयरर है, उसका इंडिया के अंदर एनआरई बैंक अकाउंट है जो हमारे इंडिया में ही किसी बैंक में खुलवाया गया है, बट उस बैंक में जो उसकी सैलरी आती है वो उसकी एक फॉरेन गोइंग शिप पर अपनी सर्विसेज को रेंडर करने पर आती है, मतलब वो अपनी सर्विसेज एक फॉरेन गोइंग शिप पर प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में एनआरई के लिए वो इनकम टैक्सेबल इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डीम्ड टू बी रिसीव्ड की। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, ये सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। ये एक्चुअल में हमें रिसीव नहीं होती है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रिसीव्ड माना जाता है। तो इसमें हमारे 3 पॉइंट है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय की सैलरी के 12% से एक्सेस करता है और उस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एनुअल जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है उसके 9.5% से एक्सेस है, तो उसे डीम टू बी रिसीव्ड कहा जाता है। अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जिस पर प्रोविडेंट फंड 1952 अप्लाई होता है और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी के 12% से ज़्यादा है तो जो एक्सेस अमाउंट है उसे डीम टू बी रिसीव्ड कंसीडर किया जाता है, और अगर उस पर जो एनुअल इंटरेस्ट लगता है वो 9.5% पर एनम से एक्सेस है, तो जो एक्सेस अमाउंट है उसे भी डीम टू बी रिसीव्ड कंसीडर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी एम्प्लॉयर का प्रीवियस ईयर में किसी पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसे भी डीम टू बी रिसीव्ड कंसीडर किया जाता है। वो पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर कोई अमाउंट अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, किया जाता है, तो उसे ट्रांसफर्ड बैलेंस कहा जाता है। तो उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो डीम टू बी रिसीव्ड इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट कंसीडर किया जाता है। अब अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड वो प्रोविडेंट फंड है जो पीएफ कमिश्नर तो जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस एंड इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। फ्रेंड्स, अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।